हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम बहुत सारे यहाँ पर 2-3 टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, जैसे कि मुगल कालीन न्याय व्यवस्था क्या थी? तो सबके समय पर किस प्रकार की न्याय व्यवस्था थी, इसको देखेंगे। उसके अलावा मुगल सेना किस प्रकार से व्यवस्थित थी, इसको भी देखेंगे। मनसबदारी व्यवस्था देखेंगे। तो ये कुछ 3 टॉपिक है, जिसके अंतर्गत आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। उसके बाद जो है संस्कृति एवं कला वाला जो होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज हम यहाँ से शुरू करते हैं मुगल कालीन न्याय व्यवस्था। साम्राज्य बादशाह साम्राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था और मुख्य काजी के निर्णयों के खिलाफ भी बादशाह की अदालत में अपील की जा सकती थी। मुख्य काजी की सहायता से न्याय करता था। तो यहाँ पर क्या होता था, जैसे मुख्य काजी ने कोई निर्णय दिया, अ, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, लोग क्या करते थे, उनको लगता था नहीं हमारे साथ जो है न्याय नहीं हुआ है, तो फाइनली वो बादशाह की पास जाते थे। तो इसलिए जो है बादशाह सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। मुख्य काजी की सहायता से न्याय और जो है सारे जो है न्याय वगैरह जो है मुख्य काजी जो है वो ही न्याय करता था। मुफ्ती कुरान के अनुसार कानून की व्यवस्था करते थे। अकबर ने हिंदू पंडितों को हिंदू मुकदमों का निर्णय करने के लिए नियुक्त किया था। तो अकबर ने जो है मुख्य काजी तो जो मुस्लिम है उनकी न्याय करेगा, लेकिन यहाँ पर अकबर ने कहा कि हिंदुओं के लिए जो है अलग से न्याय करने वाला होना चाहिए, इसलिए उसने पंडितों को हिंदू मुकदमे का निर्णय करने के लिए यहाँ पर नियुक्त किया था। और मतलब उनको क्या है, मुख्य काजी मुफ्ती की ही तरह जो है इनको भी स्थान दिया था। जहांगीर ने श्रीकांत नामक हिंदू को हिंदू मुकदमों का निर्णय करने के लिए न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो यहाँ पर श्रीकांत एक नाम आता है जहांगीर के समय में, जो कि हिंदुओं के मुकदमे का निर्णय करता था। औरंगजेब ने कानून की व्यवस्था मतलब एक कानून की पुस्तक बनाई, फतवा-ए-आलमगीरी। तो जैसे वर्तमान में कि कौन-सा कानून कौन से जुर्म में जो है उसको कितनी सज़ा मिलेगी, तो उस एक बुक में लिखी गई है। तो उसी तरह अ, हर उसमें जो है, जैसे औरंगज़ेब हो गया, जहांगीर हो गया, उनके समय पर भी बुक हुआ करती थी जिसके तहत जो है न्याय दिया जाता था। तो यहाँ पर एक नाम आता है, औरंगज़ेब ने कानून की पुस्तक फतवा-ए-आलमगीरी का संकलन करवाया था। औरंगजेब ने धर्मनिरपेक्ष राजकीय आदेशों जवाबित को जवाबित-ए-आलमगीरी में संकलित करवाया। अकबर ने न्याय के लिए, अब अकबर क्या है, न्याय के लिए बृहस्पति का दिन उसने निर्धारित किया था। बृहस्पतिवार के दिन न्याय होगा। जहांगीर ने मंगलवार के दिन न्याय करने के लिए निश्चित किया और शाहजहां और औरंगजेब ने बुधवार का दिन। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे रंग के मतलब दिनों के अनुसार बादशाह कपड़े पहनता था, हुमायूँ उसी के उस पे जो है मतलब यहाँ पर भी दिन डिसाइड किया गया कि कौन से दिन जो है बादशाह न्याय करेंगे। जैसे अकबर न्याय करेगा बृहस्पतिवार को, जहांगीर न्याय करेगा मंगलवार को और बुधवार डिसाइड किया था शाहजहां और औरंगजेब ने। तो इम्पोर्टेंट है ये। लेकिन मुख्यतः बुधवार का दिन ही बादशाह के न्याय का दिन माना जाता था। 1585 में अकबर ने एक स्थायी न्यायिक समिति नियुक्त की। इसके 4 सदस्य थे, राजा बीरबल, हमाम, शमशेर खां कोतवाल और कासिम खां। स्थानीय अदालतों में काजी, मुफ्ती और मीर-ए-अदल नामक अधिकारी होते थे। मीर-अदल नामक अधिकारी प्रथम बार अकबर के काल में नियुक्त हुआ। मीर अदल तथ्यों की छानबीन कर काजी के सम्मुख रखता था, जिसके आधार पर काजी निर्णय करता था। न्याय के लिए बादशाह से फरियाद करने का अधिकार जहांगीर एवं शाहजहां ने दिया। तो ये हो गई कुछ न्याय संबंधी बातें। अब यहाँ पर बात करते हैं, एक यहाँ पर छोटा सा टॉपिक है मुगल
सेना। तो मुगल सेना किस पर आधारित थी? तो यहाँ पर जो है मुगल सेना विभिन्न प्रजातियाँ जैसे ईरानी हो गई, तुरानी हो गई, अफ़गान हो गई, तुर्क हो गए, मंगोल हो गए, उज़्बेक हो गए और भारतीय मुसलमान भी हो गए, मराठे आदि क्या थे? सब मिश्रण थे। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो हैं ईरानी, तुरानी, अफ़गान, तुर्क, मंगोल, उज़्बेक ही होंगे, भारतीय मुसलमान भी थे, भारतीय भी थे, मराठी भी थे। बाबर की सेना का संगठन जो है मंगोल व तैमूरी परंपरा पर आधारित था। तो बाबर की सेना का गठन मंगोल व तैमूरी परंपरा पर आधारित था। मुगल सेना का गठन दशमलव पद्धति पर आधारित था। सैनिक अधिकारियों में सर्वाधिक प्रतिष्ठित पद जो है खान ए जमान था। इसके पश्चात खान खान ए खाना था। मुगल सेना पैदल, घुड़सवार, तोपखाना, हस्ती सेना, नौसेना में विभाजित थी। तौजही सैनिक लेखों का प्रभारी था। अकबर के समय सशस्त्र परिचर सैनिक तान ताब ताबीनान कहलाते थे। मुगल सेना में 4 तरह के सैनिक थे। पहला है अहदी सैनिक, दूसरा है दखिली सैनिक और यहाँ पर तीसरा होना चाहिए। तो यहाँ पर तीसरा तीसरा जो है मनसबदार के सैनिक और अधीनस्थ राजाओं के सैनिक। तो मुगल सेना में मेन जो है 4 सैनिक होते थे। अहदी सैनिक, दखिली सैनिक और अहदी सैनिक वे सैनिक होते थे जिनको वेतन पूरा सामान जो है उसको जितनी भी ज़रूरत थी वो सारा का सारा राज्य की ओर से मिलता था और राज्य की ओर से ही भर्ती किया जाता था। अंगरक्षक यही होते थे अहदी सैनिक। दखली क्या है अब इनको जो है बादशाह की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा, सारा अपना स्वयं करना पड़ेगा। तो ये थे दखली सेना सैनिक। तो यहाँ पे अहदी हो गया, दखली हो गया। दखली मतलब राज्य से संबंधित उनको कुछ भी राज्य की तरफ से कुछ भी उनको सामान नहीं मिलेगा, उनको अपना खुद ही रखना पड़ेगा। मंस और दखली सैनिक के बारे में यहाँ पर मेन ये है कि मनसबदारों के नियंत्रण में रखा जाता था इनको दखली सैनिक को। इन्हें वेतन मनसबदारों की ओर से ही मिलता था। पैदल सेना में 2 तरह के सैनिक होते थे। तो अब यहाँ पर जो है अहदी सैनिक ज़्यादा जो है राजा के वफ़ादार होंगे क्योंकि वही उसको भत्ता और ये सारी चीज़ें सामान देते थे। पैदल सेना में 2 तरह के सैनिक होते थे, अहशाम सैनिक और सहबंदी सैनिक। अहसाम सैनिक और सहबंदी सैनिक। अहशाम सैनिक कौन थे? वे बंदूक व तलवार चलाने में निपुण थे। मतलब जो सैनिक बंदूक चलाता व तलवार चलाता उसको अहशाम सैनिक कहते थे। सहबंदी सैनिक ये सैनिक अस्थायी रूप से लिए जाते थे व मालगुजारी वसूल करने में मदद करते थे व रसद सामग्री की व्यवस्था भी करते थे। आगे है घुड़सवार सेना, रिसाला। इसमें 2 प्रकार के सैनिक होते थे, बारगीर हो गया और सिलेदार हो गया। कौन हो गया? बारगीर हो गया और सिलेदार हो गया। इनको घोड़े व सारा सामान राज्य की ओर से मिलता था। इन्हें घोड़ों व साजो-सामान की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती थी। इनका वेतन बारगीर से ज़्यादा होता था। आगे देखते हैं। तो बारगीर जो है इनके घोड़े व सारा सामान राज्य की ओर से ही मिलता था और सिलेदार जो है इनको स्वयं करनी पड़ती थी इसलिए इनका जो है वेतन भी इनसे ज़्यादा होता था। घोड़ों की संख्या के अनुसार घुड़सवारों के 2 प्रकार होते थे, दुअप्सा, सी-अप्सा और यक-अप्सा और निम्न-अप्सा। दुअप्सा जिसके पास 2 घोड़े, सी-अप्सा जिनके पास 3 घोड़े, यकप्सा जिस वो है घुड़सवार जिसके पास केवल 1 घोड़ा होता था इ और निम्न अफ़सर जिस 2 सैनिक के बीच 1 घोड़ा। तो निम्न बिल्कुल एकदम बिल्कुल निम्न कोटि का हो गया कि 1 घोड़े के बीच 2 सैनिक कौन चढ़ेगा और कौन नीचे उतरेगा, इस तरह की है इसलिए निम्न अफ़सा। अबुल फ़ज़ल ने मुज़न्ना, तुर्की, याबू, ताजी, जंगला ये सब घोड़े की नस्लें हैं और इनका उल्लेख किया है। तो एग्ज़ाम में इस तरह से पूछ सकते हैं इनकी शब्दावली दी जा सकती है कि मुज़न्ना, तुर्की, याबू, ताजी, जंगला निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन-सा है। तो घोड़े की नस्ल
उसमें ऑप्शन होगा तो वही आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं दूसरा पूछ सकता है कि अबुल फजल ने घोड़ों की नस्ल का उल्लेख किया है, वो कौन-कौन से हैं? तो ये भी पूछ सकते हैं, घुमा-फिरा के। फाइनली हमें ये याद रखने हैं। वे घुड़सवार जिन्हें युद्ध के समय मनसबदारों की सहायता के लिए भेजा जाता है, वे कुमकी कहलाते हैं। कौन? कुमकी कहलाते हैं। अकबर ने 1574 में घोड़े दागने की प्रथा शुरू हुई और जिसे तसहीहा तसहीहा यानी चेहरा प्रथा कहा जाता है। तो घोड़े दागने की प्रथा सल्तनत टाइम से जो है स्टार्ट होती है और यहाँ पर जो है मुगलों में भी अकबर के समय हमें देखने को मिलती है घोड़े दागने की प्रथा। अब घोड़े दागने से क्या हो जाएगा, जो घोड़ा है निम्न कोटि का नहीं आएगा, उच्च कोटि के ही होंगे, वहाँ पर कोई अल्लावल्ली करप्शन जैसा कुछ नहीं होगा। आगे है अकबर ने देहबस्ती 10 बीसी व्यवस्था का नियम बनाया और जिनके अनुसार प्रत्येक सैनिक को 2 घोड़े रखना अनिवार्य था। तो 2 घोड़े रखना किसके देहबस्ती, देहबस्ती 10 बस्ती सॉरी हाँ, देहबस्ती है। देहबस्ती के अनुसार एक व्यवस्था रखी जिसमें हर एक सैनिक को 2 घोड़े, मान लीजिए एक घोड़ा उसको कोई चोट लग गई तो कम से कम जो है दूसरा घोड़ा तैयार होगा। तो इसलिए जो है 2 सैनिक 2 एक सैनिक के पास प्रत्येक सैनिक के पास 2 घोड़े रखना अनिवार्य हो गया। अब ये हो गई सेना की बात, अब सेना के अलावा हम तोपखाने की बात कर लेते हैं। तो मुगल तोपखाने की शुरुआत किसने की थी? बाबर ने की थी। बाबर ने की थी। भारत में मुगलों ने भेरा के किले को जीतने में 1519 में सर्वप्रथम तोपखाने यानी बारूद का प्रयोग किया था। बाबर ने उस्ताद अली व मुस्तफा खां नामक तुर्की तोपचियों की मदद से तोपखाना तैयार किया था। रूमी खां ये जो उस्ताद तोपची के नाम से भी प्रसिद्ध था, हुमायूं के तोपखाने में था। भारी तोपों की जिनसी तोप तथा हल्की तोपों को दस्ती तोप कहते थे। अकबर ने युद्ध में उपयोग की दृष्टि से हल्की तोपें भी बनवाई जो हाथी व ऊंटों पर लाद कर ले जा सकती थी। हाथी की पीठ पर लाद कर ले जाने वाले तोपखाने को गजनाल क्या कहते थे? गजनाल। और ऊंटों की पीठ पर ले जाने वाले हल्के तोपखाने को शुतर नाल। लोगों की पीठ पर ले जाने वाले हल्के तोपखाने को नरनाल, नर मतलब आदमी, नाल मतलब तोपखाना ले जाने वाला। तो इस तरह से जो है डिवाइड था, गज मतलब हाथी पर, शुतर मतलब ऊंट पर और पहियों वाली वाहनों पर भी लादा जाता था तोपखाने, उसको अर्राब कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अर्राब कहा जाता था। अकबर ने तोपों की नाल को साफ करने की मशीन यरधू बनवाई। क्या बनवाई? यरधू बनवाई। कबीर एवं हुसैन अकबर के तोपची एवं बंदूकची थे। फिदाई खां औरंगजेब के तोपखाने का प्रमुख था। औरंगजेब ने तोपची केवल कन्नौज से भर्ती किए हैं। गोलकुंडा किले में औरंगजेब की तोप फतेह रहव रखी हुई है। मुगल तोपखाने का प्रमुख अधिकारी मीर ए आतिश कहलाता है। अकबर ने हस्ती सेना हेतु हस्ती मतलब हाथी एक पील खाना नामक एक अलग से विभाग जो है बनाया था। हाथियों के संगठित समूह को हल्का कहा जाता था। मुगल काल में कोई सुव्यवस्थित नौसेना नहीं थी। गुजरात विजय के बाद अकबर ने मीर ए बहर नामक अधिकारी की अधीन जो है नवाड़ा नामक विभाग बनाया जो नाव व छोटे जहाजों को रखता था। तो नवाड़ा जो है वो नाव वाव ये सब की जो है विभाग का काम करता था, विभाग था नवाड़ा। नाव और छोटे जहाजों को रखता था और हल्का जो है हाथियों के संगठित समूह को कहते थे। आगे है व्यापारिक जहाज पर नियुक्ति, वह व्यक्ति जो दिशाओं को पहचानता व मौलिम मतलब व्यापारिक जहाज पर एक व्यक्ति नियुक्त होता था, वो ऐसा जिसको दिशाओं का क्या होना चाहिए? जानकार होना चाहिए, जिसको मौलिम कहा जाता था। शाही व गुंजावर
शाहजहाँ द्वारा निर्मित जहाज थे। लाहौर, कश्मीर, इलाहाबाद, बंगाल, मुल्तान, चटगांव, पुलिकट, गोवा जहाज निर्माण के केंद्र थे। औरंगजेब ने पश्चिम तट पर जंजीरा के सिद्दियों व मोपलाओं की मदद से शक्तिशाली नौसेना तैयार की। इसमें मीर जुमला व शाइस्ता खां ने भी मदद दी। खिदमतिया अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, जिन्हें शाही महल के आसपास सुरक्षा हेतु नियुक्त किया जाता था। शुक्र नीति में बारूद के उपयोग की जानकारी है। मुतालिबा मुतालिबा क्या है तो मुगलों के अधीन जब कोई अ, अमीर किसी युद्ध में भेजा जाता था तो राजा के खजाने से उस अमीर को अग्रिम धनराशि कर्ज के रूप में दे दी जाती थी और जिसे बाद में उसे जागीर की आय से चुकाना होता था। मनसबदारी व्यवस्था देखते हैं। मनसबदारी मनसब शब्द का अरबी भाषा में अर्थ होता है पद या श्रेणी। अतः मनसबदार का अर्थ है पद धारण करने वाला अधिकारी। मनसबदारी व्यवस्था अकबर के समय से मुगल सैनिक व्यवस्था व असैनिक प्रशासन का मूल आधार बन गई थी। ये मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। चंगेज खान ने मनसबदारी व्यवस्था की क्या थी शुरुआत की थी। मनसबदारी का सुझाव सर्वप्रथम खलीफा अब्बा सईद ने दिया था। भारत में मध्य एशिया से प्रभावित मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने अपने शासन के 19वें वर्ष 1575 में शुरू की थी। मुगल कालीन सरकारी कुलीन वर्ग मनसबदार कहलाते थे। मनसबदारी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन मोरलैंड एवं अब्दुल अजीज ने किया था। जहांगीर के काल में आने वाला दू जैरिक यानी 2941 मनसबदारों की सूची देता है। कौन देता है? दू जैरिक। और ये किसके काल में आया था? जहांगीर के काल में आया था। मनसब का आवंटन वंशानुगत आधार पर न होकर योग्यता के आधार पर होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ए और आर में जब देते हैं तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और आए भी हुए हैं। मनसबदार से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। मनसबदार वंशानुगत नहीं थे। मनसबदार की मृत्यु या पद हटाने पर वो स्वतः ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर समझने वाली चीज है, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है। ये क्या है? मन मनसबदार है। तो ये क्या है? ये एक व्यक्ति हो गया। तो ये क्या है? मनसबदार है। अब इसका जो पुत्र होगा वो मनसबदार नहीं होगा। तो यही था, वंशानुगत नहीं होगा। ये जब तक जीवित है बस तभी तक मनसबदारी चलेगी। आगे देखते हैं। किसी मनसबदार को नियुक्त करने की याचिका तजवीज कहलाती थी। मान लीजिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करना है मनसबदार, तो इस व्यवस्था को तजवीज कहलाती थी। मनसबदारों को मुख्यतया वेतन जागीर के रूप में मिलता था। नगद वेतन प्राप्त करने वाले मनसबदार नकदी कहलाते थे। प्रत्येक जागीरदार प्राथमिक रूप से मनसबदार था, किंतु प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं था। कुछ मनसबदारों को जागीर के स्थान पर नगद वेतन दिया जाता था। राजधानी में नियुक्त मनसबदारों को हाजिर रकाब तथा प्रांतों में नियुक्त मनसबदारों को तैनातियान या सूबाजात कहा जाता था। मनसबदारों की संपूर्ण आय के दावे में 1/4 कटौती अमीर राजपूत वर्ग से जुड़ी हुई है। आगे देखते हैं हम। अकबर के समस्त राजपत्रित अधिकारियों को 66 श्रेणियों में बांटा, परंतु वास्तव में 33 श्रेणियां ही थी। अबू फजल ने 33 श्रेणियों का जिक्र किया है। इरविन ने मनसबदारी व्यवस्था पर शोध करते हुए कहा है कि मनसब से अधिकारियों की श्रेणी, वेतन व दरबार में अन्य अधिकारियों की तुलना में उनकी स्थिति का पता चलता है। मनसबदार मीर बख्शी के अधीन होते थे तथा उनका परिचय भी बादशाह से मीर बख्शी के माध्यम से ही होता था। तो मनसबदार मीर बख्शी के अधीन होते थे और इनका परिचय भी बादशाह से होता। तो मीर बख्शी यहाँ पे मीडियम का काम करता था।
आरंभ में 5,000 से अधिक के मनसब राजकुमारों के लिए होते थे। बाद में अकबर ने मान सिंह व मिर्जा अजीज कोका को 7,000 का मनसब भी दिया था। आगे देखते हैं, अकबर के शासन के अंतिम दौर में 500 जात तथा उसके ऊपर की श्रेणी वाले अमीर वर्ग पर राजपूत एवं अन्य हिंदुओं का प्रभुत्व जमाया और सबसे छोटा मनसब जो है 10 का था और सबसे बड़ा 10,000 का होता था। अकबर ने जहांगीर को 12,000 का मनसब भी दिया था। जहांगीर व शाहजहां के काल में शहजादों को 40,000 तक के मनसब दिए जाने लगे। किसके काल में? अकबर के बाद ये काम होता है जहांगीर और शाहजहां। संपूर्ण मुगल काल में सबसे बड़ा मनसब शाहजहां ने दारा शिकोह को 60,000 जात और 40,000 का मनसब दिया था। तो ये जो है दारा शिकोह, ये इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे होंगे, इसलिए उन्होंने 60,000 का जात और 40,000 का सवार इनको दिया था। अब मनसबदारों के 3 प्रकार होते थे, मनसबदार, अमीर, अमीरुल उमरा। मनसबदार में 10 से 500 तक के बीच होता था और अमीर जो है 500 से अधिक, किंतु 2500 से कम होते थे। अमीर उल उमरा जो है 25,000 से अधिक होते थे। मनसबदार को नगद व जागीर दोनों रूपों में वेतन मिलता था। जागीर से केवल राजस्व प्राप्ति का अधिकार था, प्रशासनिक अधिकार नहीं था। तो यहाँ पर जो है केवल राजस्व प्राप्ति का अधिकार था। मनसबदार को नगद व जागीर दोनों रूपों में क्या मिलता था? वेतन मिलता था। जागीर भी मिलती थी, नगद भी मिलता था, इस तरह से। जागीर से केवल राजस्व प्राप्ति का ही उसको अधिकार था, प्रशासनिक कार्य वो वहां पर नहीं कर सकता था। अकबर के शासन में 40वें वर्ष में 1595 में जात व सवार नामक द्वैत मनसब प्रणाली शुरू की। जात मनसबदार में प्रारंभ से ही था। इनमें इन तीनों प्रकार के मनसबदारों का जात व सवार के आधार पर इन 3 और श्रेणियों में विभाजित किया गया। तो 3 श्रेणियां यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला है, जिस मनसबदार के जात व सवार की संख्या समान होती थी। मान लीजिए 500 का उसको मिला है तो 500 जात और 500 मतलब दोनों समान होती थी। और दूसरा विभाजन, जिस मनसबदार में सवार की संख्या जात से कम होती थी। सवार की जो संख्या जात जाता हो गई और सवार की संख्या जात से कम हो गई, वह द्वितीय श्रेणी का मनसबदार कहलाता था। जैसे 5,000 जात एवं 3,000 सवार। तो जात यहाँ पर क्या ज्यादा है, सवार क्या है, कम है। जिनकी सवार पद की संख्या जात के आधे से भी कम थी, वह तृतीय श्रेणी का मनसबदार होता था। जैसे 5,000 का जात और 2,000 का सवार। तो यहाँ पर एक जो बात समझ में आ रही है कि जात जो है वो ज्यादा होगी, लेकिन सवार जात से ज्यादा नहीं होगी। मिर्जा शाहरुख मिर्जा शाहरुख पहला मनसबदार था जिसे द्वैत मनसब मिला था, 5,000 का जात और 2,000 का सवार। तो मिर्जा शाहरुख ऐसे पहले मनसबदार थे। जात मनसबदार के पद को सूचित करता था, जबकि सवार जो है उसके द्वारा रखे जाने वाले सैनिकों की वास्तविक संख्या को सूचित करता था। मनसबदार का वेतन जात के अनुसार निश्चित किया जाता था। सवार वस्तुतः सैनिक पदों को दर्शाता था। सवार पद से ही सैनिक व नागरिक मनसबदारों के बीच अंतर स्पष्ट होता था। सवार के पद के आधार पर साम्राज्य की वास्तविक सैनिकों की संख्या को गिना जा सकता था। मनसबदार का पद बिना सवार के हो सकता था। मतलब ऐसा भी है कि उसको कुछ भी सवार ना दिया गया, सिर्फ और सिर्फ जो है जात मिली, ये भी हो सकता था, लेकिन बिना जात के नहीं। मतलब जात तो उसको मिलेगी ही मिलेगी। अकबर ने 1574 में घोड़े दागने की प्रथा जो है हुलिया और उसका चेहरा, ताकि घोड़े जो है घटिया क्वालिटी के ना आए उसकी सेना में, इस तरह की व्यवस्था करी थी। अकबर ने दाग प्रथा को एक नया रूप दिया। उसके समय जो है घोड़ों पर 2 दाग लगाने शुरू किए गए। एक शाही दाग था और दूसरा मनसबदार का दाग था।
2 तरह के दाग थे, एक शाही, एक मनसब। आगे बात करते हैं जहांगीर। जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में दो अफ़सा और सी अफ़सा, और यहाँ से जो है यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा है कि जहांगीर ने कौन-कौन से जो है, या इस तरह से क्वेश्चन था कि दुअफ़सा और सी-अफ़सा प्रथा किसने चलाई थी? तो आंसर हमारा जहांगीर होगा। इसमें जो है जात व सवार पद बढ़ाए बिना ही घुड़सवार सैनिकों की संख्या दुगनी-तिगनी हो जाती थी, क्योंकि दुअफ़सा में मनसबदार को सवार के पद दुगने, मतलब दुअफ़सा में 2 घोड़े और सी-अफ़सा में 3 गुने घोड़े जो है रखने पड़ते थे। तो दुअफ़सा में 1 सैनिक, 2 घोड़े, और अ, सी-अफ़सा में 1 सैनिक, 3 घोड़े रखने पड़ते थे। जहांगीर ने सर्वप्रथम दुअफ़सा महावत खां को दिया था। किसको दिया था? महावत खां। मराठों को सर्वप्रथम जहांगीर ने अमीर उमरा में शामिल किया था। औरंगज़ेब ने सेना में सर्वाधिक दक्कनी अमीर थे। शाहजहाँ की बात करते हैं तो शाहजहाँ के काल में मनसबदार के सवार के पद में निर्दिष्ट सैनिकों के अनुपात में वास्तविक सैनिकों की संख्या काफी कम कर दी गई, लेकिन शाहजहाँ ने जो है प्रत्येक मनसब को अपने सवार पद के अनुसार निश्चित घुड़सवार सैनिकों का रखरखाव अनिवार्य कर दिया। अब्दुल हमीद लाहौरी के अनुसार अगर मनसबदार अपनी जागीर के प्रांत में नियुक्त होता था तो उसे सवार पद की निर्धारित संख्या के 1/3 घुड़सवार रखने होते थे। अगर अन्य प्रांत में नियुक्त होता था तो उसे 1/4 तथा बल्ख व बदख्शा में कुल संख्या के 5वें भाग के बराबर घुड़सवार सैनिक रखने होते थे। बल्ख एवं बदख्शा का नियम बाद में पूरे काबुल प्रांत में लागू कर दिया गया। अब यहाँ पर नोट देखते हैं कि औरंगजेब के काल में लिखे खुलासत उस सियाक में इन नियमों की पुष्टि हुई, और अज्ञात लेखक द्वारा खुलासत उस सियाक की रचना औरंगजेब के शासन के 47वें वर्ष में हुई। सियाक का अर्थ है कर राजस्व एवं कर से संबंधित सरकारी नियम। मनसबदारी व्यवस्था में 1/3 और 1/4 का नियम शाहजहाँ के टाइम पर लागू हुआ था। शाहजहाँ के शासन के अंतिम काल में हासिल और महसूल तथा जमा में अंतर क्या हो गया था? बढ़ गया था। हासिल जमा की तुलना में काफी कम रहने लगा, और इस अंतर को कम करने के लिए मासिक अनुपात के आधार पर जागीरों की व्यवस्था की गई। इसे महाना यानी माहवारी जागीर व्यवस्था कहते हैं। जिस जागीर से राजस्व वसूली कुल जमा की 50% होती थी उसे शीश माह जागीर, तथा जिसके 1/4 होती थी उसे सिमाही जागीर कहा जाता था। ये व्यवस्था महाना से विकसित हुई थी। औरंगजेब की बात करते हैं तो औरंगजेब ने सवार पद में मशरूत, याद रखिए मशरूत का जो है एक जोड़ा था, वो औरंगजेब ने किया था। एक पद परिस्थितियों के अनुसार तब दिया जाता था जब मनसबदार को फौजदार या किलेदार का कोई पद दिया जाता था। इसमें मनसबदार की सवार जो है रैंक में वृद्धि कर दी जाती थी, जिससे वह अधिक घुड़सवार रख सकता था, और वो है अस्थायी वृद्धि मशरूत कहलाती थी। आगे देखते हैं। औरंगजेब के समय मनसबदारों की संख्या में भारी वृद्धि हुई और उन्हें देने के लिए जागीर नहीं बची थी। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किसके समय पर मनसबदार जो है संख्या बढ़ी, और ऐसा हुआ कि जो जागीर है मतलब ज़मीन क्या है, नहीं बची। इसे बेजागीरी या जागीरदारी संकट कहा जाता है। जागीरदारी संकट ने भी मुगल साम्राज्य के पतन में क्या दिया? योगदान दिया। मोरलैंड ने सर्वप्रथम जागीर संकट का प्रतिपादन किया है। अकबर के काल में हिंदू मनसबदारों की संख्या 16% और शाहजहां के समय में 24% व औरंगजेब के समय में 33% हो गई थी। औरंगजेब के हिंदू मनसबदारों में आधे से अधिक क्या कौन थे? मराठे थे। औरंगजेब के समय आमेर
के जयसिंह, मारवाड़ के जसवंत सिंह एवं मराठा शाहू को 7,000 का मनसब दिया था। मनसबदारी व्यवस्था में खासा, खुराके, पीलान एवं इरामास का नियम पद जो है औरंगजेब ने जोड़ा था। तो औरंगजेब ने भी जो खासा, खुराके, पीलान और इरामास, ये सारे नियम औरंगजेब के द्वारा जोड़े गए थे मनसबदारी में। कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं यहाँ पर। हुमायूं ने अमीरों तथा राजकीय कर्मचारियों को 3 श्रेणियों में डिवाइड किया था। अहले दौलत, अहले सआदत, अहले मुराद। तो सबसे पहले देखते हैं अहले दौलत। इसके अंतर्गत राज परिवारों के सदस्यों एवं उच्च सैन्य अधिकारियों को रखा गया था। अहले सआदत, इसके अंतर्गत सद्र, काजी, उलेमा व प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को रखा गया। अहले मुराद इस श्रेणी के अंतर्गत संगीतज्ञ, वादक, नर्तक, भाट आदि को रखा गया था। अमीर, मुगल अमीर वर्ग में भारतीय मुसलमान शेखजादा के नाम से जाने जाते थे और भारतीय शेखजादों में सैयद बरहा एवं कम्बो काफी महत्वपूर्ण थे। गद्दी पर बैठने के बाद जहांगीर ने शराब पीने व बनाने पर रोक लगा दी थी। शाहजहां ने अपने शासन के छठे वर्ष भी शराब की बिक्री पर रोक लगाई थी। तो शराब पीने जहांगीर ने खुद जो है सिक्कों पर शराब का प्यारा जो है लिए सिक्के डलवाता है और गद्दी पर बैठने पर क्या करता है, शराब पीने व बनाने पर भी रोक लगाता है। तो देखिए किस प्रकार से शासक थे। शाहजहां ने अपने शासन के छठे वर्ष जो है शराब बिक्री पर रोक लगाई थी। औरंगजेब ने शराब बनाने व बेचने में सख्त पाबंदी लगाई थी। उसने तंबाकू, अफीम, अन्य नशीले पदार्थ पर भी रोक लगाई थी। जहांगीर ने जुआ खेलने पर भी रोक लगाई थी। अकबर ने 1580 में व्यक्तियों को दाढ़ी बनाने की आज्ञा दे दी थी। अकबर ने 1593 में अध्यादेश जारी किया। उसके अनुसार शराब केवल दवा के रूप में हकीम की अनुमति से इस्तेमाल की जा सकती थी। मतलब डॉक्टर कहे तभी आपको जो है शराब का सेवन करना है। तो उस समय डॉक्टर नहीं थे, हकीम कहलाते थे। शाहजहां ने दारुल बक नामक मदरसे को पुनः प्रारंभ करवाया और अकबर के हरम में 5,000 स्त्रियां थीं। हिंदू राजा मानसिंह के हरम में 1500 स्त्रियां थीं। औरंगजेब एकमात्र मुगल बादशाह था जो अपनी एक पत्नी को ही समर्पित था, यद्यपि औरंगजेब की कई पत्नियां भी थीं। मुगल काल में पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विरोध विधवा विवाह का विरोध, बहु विवाह विवाह और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियां प्रचलित थी। अकबर ने इसे रोकने का भी प्रयास किया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे मुगल काल से जो आप सबको जानने चाहिए। तो आज हमने यहाँ पर 3 टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट किए। एक तो मनसबदारी, सेना का, और हमने सबसे पहले कौन सा किया था यहाँ पर, न्याय व्यवस्था। तो ये जो है कुछ आज हमने कंप्लीट किए। इसके अलावा अब हम संस्कृति, कला की बात करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।